हेलो एवरीवन, वेलकम टू #अचीवर्स। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे पहला एग्जाम्पल जो था उसमें हमने बताया था आपको कि याद रखने का तरीका है SSSC। मान लो कोई भी स्टेट है, उसमें हमेशा SSC एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। इसको याद रखने के तरीके के लिए मैंने कहा था कि SSC एग्ज़ाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो होती है एग्ज़ाम। तो मान लो कि यूपी का बंदा है, वो कह रहा है कि हमारे स्टेट में इस बार तो जो SSC का एग्ज़ाम हुआ वो कैसा हुआ, सुपर हुआ, सुपर बिल्कुल। तो S से सुपर और SSC ऐसे आप याद रखोगे। किसी भी स्टेट के लिए आप ऐसा सोच करके कर सकते हो कि स्टेट का जो भी SSC का एग्ज़ाम हुआ वो बहुत सुपर हुआ, इसी से SSSC। तो हम आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले S से। ये है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन है, उसमें जितने भी सदस्य हैं उनके चुने जाने की इक्वल चांसेस होती है। मान लो कि हम 100 लोगों हैं पूरी पॉपुलेशन में और हमें 10 लोग उसमें से चुनने हैं, तो इस 100 में हर एक की चांस इक्वल है कि कोई भी चुना जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि भाई हमने शुरू के 10 ले लिए या लास्ट के 10 ले लिए। रैंडमली सेलेक्ट करने का मतलब हमने किसी को भी अचानक से कहीं से भी कॉल कर दिया और वो 10 हुए। जैसे आप KBC में रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है पार्टिसिपेंट को, या फिर और भी कर सकते हो आप कि जैसे म्यूजिकल चेयर आप खेलते हो या पासिंग द पिलो खेलते हो। तो म्यूजिकल चेयर में एक बंदा क्या होता है, विनर होता है। तो जो विनर होता है, मान लो अगर 100 लोग खेल रहे हैं या 20 लोग खेल रहे हैं, तो 20 में सबकी 20 के 20 सबके चुने जाने की संभावना कितनी होती है, इक्वल होती है। कोई भी विनर हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब फिक्स हो कि यही व्यक्ति विनर होगा। विनर कोई भी हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि एक यूनिट या सदस्य के चुने जाने से कोई दूसरा सदस्य उसे प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने 20 में से एक जने पहला आउट हुआ, म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, और 20 में से एक जने कोई आउट हुआ, कोई भी हो सकता है वो। तो अब जो 19 बचेंगे उनमें पहले के चुने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 19 में से 19 की संभावना वैसी ही बनी हुई है। एक के चुने जाने से दूसरे के चुने जाने की संभावना कभी भी इसमें प्रभावित नहीं होती है। जैसे आप कह सकते हो लॉटरी सिस्टम, या मैंने KBC का एग्जाम्पल दिया, कोई भी आप एग्जाम्पल चूज कर सकते हो। दूसरा हमारा है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। कई बुक्स में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को नॉन रैंडम में, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी में डाल दिया जाता है, लेकिन हमने जिस बुक को फॉलो किया है शुरू से, वो SK मंगल बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। या कोई और भी बुक्स में हमने देखा है कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी में डाला जाता है, क्योंकि ये रैंडमली इसमें किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो 100 बंदे हैं, तो हमने पहले कोई भी 100 लोग चूज़ किया। उसके बाद 100 लोगों में से हमने क्या किया, सपोज अपनी मर्जी से कर लिया कि पहला 5वां व्यक्ति, मतलब पहला हम किसको चूज़ करेंगे, इसमें जो 5 सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया और जो 5वां नंबर है उसको हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर को हमने चूज़ कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक बार काउंट करते जाएंगे, हर एक 5वें व्यक्ति को इसमें से सैंपल में से निकाल के पॉपुलेशन में से अपना सैंपल बना लेंगे। मतलब nth टर्म इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें सूचीबद्ध पॉपुलेशन में से पहले हम उसको सूची लिस्टेड कर लेते हैं। 100 जने हैं तो 100 की लिस्ट बना लिया। अब मान लो मुझे 13th को मैंने 13वें व्यक्ति को मैंने चूज़ किया पहले बार में। तो पहली बार में हमने रैंडमली सेलेक्ट किया 13वां, और अब हम उस बार उसको रिपीट करेंगे। तो रैंडम मेथड से किसी एक प्रयोज्य को चूज कर लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, nth टर्म में 5वां 10वां 100वां कुछ भी हम कोई भी ले सकते हैं, 13वां कुछ भी जो मर्जी करे ले सकते हैं। अब हम जो भी लेंगे, जैसे 5वां लेंगे तो हर एक 5वां, 13वां ले रहे हैं तो हर एक 13वां, या जो भी ले रहे हैं nth टर्म के फॉर्म में हम उसको यूज करते हुए अपना सैंपल
तैयार करते हैं जब तक कि हमें जितनी चाहिए वांछित संख्या प्राप्त ना हो जाए। वांछित संख्या मतलब मान लो हमें अपनी सैम्पलिंग जो करनी है 1000 लोगों में से 100 लोगों की सैम्पलिंग करनी है। टोटल पॉपुलेशन थी हमारी 1000 की और हमने उसमें से चूज करके सैंपल कितने का लेना है 100। तो हमने सोच लिया कि चलो ठीक है, हम वैसे चूज करेंगे कि हर एक 12वें पर जो व्यक्ति आएगा उसको हम चूज करते चल जाएंगे। तो पहले हम किसी भी तरह से उसको लिस्टेड कर लेंगे, वो कोई भी किसी भी तरीके से हो सकता है। उसमें हम अपने ऐसा नहीं कि कुछ पर्पसिव तरीके से हम वैसा करेंगे, हम किसी भी तरह से उसकी लिस्ट तैयार कर लेंगे और कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर रैंडमली चूज करके उसमें से बार बार उस टर्म को रिपीट करते चले जाएंगे। तीसरा हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली इसी से पूछे जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड और नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। बहुत सारे टर्म्स एक से होते हैं, इसमें बहुत बारीक सी अंतर होती है जिसको कि समझना होता है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है इसमें पॉपुलेशन दोनों तरह की ली जाती है। ऐसे पहले मान लो अगर हेट्रोजेनस पॉपुलेशन हो तब भी ये यूज़ किया जाता है। विजातीय, विजातीय मतलब जैसे गर्ल्स की एक हो गई एक बॉयज़ की हो गई, तो गर्ल्स की एक अलग लिस्ट बनाएंगे और बॉयज़ की अलग लिस्ट बनाएंगे, स्ट्रेटा बनाएंगे हम। एक स्ट्रेटा मतलब आप कह सकते हो कि सीढ़ी की तरह से उसको हम यूज़ करेंगे। तो अगर पॉपुलेशन कैसी हो, हेट्रोजेनस हो, ये भी कई बार ऐसे पूछा जाता है कि पॉपुलेशन अगर हेट्रोजेनस हो तो हम कौन सा सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं स्तरीकृत या स्तरानुसार या स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें पॉपुलेशन को समवायी स्तर में विभाजित कर लेते हैं और जैसे किसी विद्यालय में मान लो छात्र छात्राओं का अनुपात 60-40 है। मीन्स अगर एक स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उसको हमने रख लिया कि जो अनुपात है, रेशियो है, उसमें बॉयज़ का 60 है और गर्ल्स का हमारा कितना 40 है। तो जब हम सैंपल लेंगे अपना, ये तो था टोटल स्टूडेंट का रेशियो, जब हम सैंपल लेंगे तो सैंपल में भी हमें यही रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे हम ने कहा कि विद्यालय में कितने, मान लो सपोज हम कर लेते हैं कि 400 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना था 40 और 60 का रेशियो था, ठीक है। तो हमने मान लो कि बॉयज़ का रखा कि 60% है और गर्ल्स का रखा कि 40% है, तो 40 का रेशियो है। तो हमने बॉयज़ को टोटल में से 400 स्टूडेंट का 60 का जो रेशियो निकलता है यानी कि 240, 400 इंटू 60/100, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 240, 240। तो जब हम सैंपल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 240, इसमें से बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितने हैं 160 गर्ल्स हैं। अब उसी के अनुसार हम अपनी लिस्टिंग उसमें तैयार कर लेंगे कि अगर 400 की हमें लेनी थी तो हमने क्या किया कि 60% बॉयज़ को ले लिया और आपका 40% हमने गर्ल्स को चूज़ कर लिया। तो आप सैंपल कितने का भी ले सकते हो, ये मैंने 400 पे एग्जांपल दिया। मान लो आप 500 पे अपना सैंपल लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो इसमें बेसिकली ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो रेशियो हमारे टोटल पॉपुलेशन की होगी वही रेशियो हमारे सैंपल की भी होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट वन इसमें आता है वो हमारा होता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग कब यूज करते हैं, जब एरिया हमारा बहुत बड़ा हो, जो हमारा सर्वे का या जो रिसर्च का एरिया है वो बहुत बड़ा है, तब हम कोई एक इनमें से जो भी 3 शुरू के बताए हमने उसमें से कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज जैसे हम कह रहे हैं कि झारखंड राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में वर्किंग टीचर्स के एडजस्टमेंट का अध्ययन। तो अब हमने क्या किया, पूरे झारखंड राज्य को इसमें शामिल कर लिया। तो प्लस इसमें एरिया तो बहुत बड़ा हो गया, झारखंड राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ। अगर एक व्यक्ति पूरे जितने झारखंड राज्य के अंदर जितने भी सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उनके सारे टीचर्स को चूज करने लगेगा, तब तो वो सर्वे या जो भी सैम्पलिंग करने के बाद उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सूची बनाई जाती है।
इसमें क्लस्टर में क्या होता है कि एक तो इसका एरिया तो बड़ा होता ही है, साथ ही साथ और क्या होता है कि इसके जो क्षेत्र होते हैं बहुत बिखरे हुए होते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि क्या था, माध्यमिक विद्यालय कहाँ के, झारखंड राज्य के जितने भी सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें वर्किंग टीचर्स के एडजस्टमेंट का हमें अध्ययन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे, झारखंड राज्य के जितने भी पूरी यूनिट है उसमें से कुछ यूनिट को चुनेंगे। फिर जो मतलब पहले टोटल यूनिट में से कुछ यूनिट को चुन लेंगे, फिर जो चुने हुए यूनिट है उनमें से कुछ व्यक्ति को रैंडमली फिर सेलेक्ट करेंगे। जितनी बार सिलेक्शन होगा वो हमेशा रैंडमली ही किया जाएगा। जैसे हमने पहले क्या लिया था, राज्य को लिया था, तो राज्य है। अब राज्य के अंदर हमने सारे जिलों को नहीं चुना, हमने कुछ जिलों को सेलेक्ट कर लिया रैंडमली। अब जिले के अंदर भी बहुत सारे, एक जिले के अंदर बहुत सारे शहर होते हैं, बहुत सारे स्कूल होंगे, तो सारे स्कूल को चूज नहीं करना, रैंडमली हमने कुछ स्कूल को उसमें से सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें से जो स्कूल सेलेक्ट किया उसके वर्किंग टीचर्स का हम सैंपल लेते हैं, को अपने सैंपल में शामिल करते हैं और फिर उनका जो भी होता है, हमें सर्वे करना होता है, रिसर्च करना होता है, उनके ऊपर फिर पता करते हैं। जो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है इसकी शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर रिसर्च से। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी रिसर्च हुआ करते थे तो उसमें इसकी उद्भव कह सकते हो इसका हुआ था। लेकिन जितने भी बिहेवियरल साइंस है, व्यवहार परक विज्ञान है, उसमें ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि इसका ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, एक बहुत बड़े एरिया को एक साथ ये कवर कर सकता है, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, सर्वे में होता है। क्यों, सर्वे जब भी हम करते हैं तो काफ़ी बड़ा एरिया को कवर करते हैं, इसलिए उसमें इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसमें सैंपल एरिया, सर्वे में सैंपल एरिया तो बड़ा होता ही है, साथ ही साथ एक और चीज़ क्या होता है, इसके क्षेत्र बहुत ही बिखरे हुए होते हैं। और इसमें वैसे ही हम करते हैं कि पहले कुछ यूनिट चूज करते हैं, फिर उसमें रैंडमली, और यूनिट के अंदर से फिर कुछ यूनिट को हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको अपने सैंपल में शामिल करते हैं। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 5 टाइप्स को हम कवर करेंगे। देर आफ्टर कुछ बच्चों ने हमें इंसिस्ट किया था कि मैं इसके जितने भी सैम्पलिंग हैं, रैंडम और नॉन रैंडम जो भी हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों तरह के सैम्पलिंग के जितने भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं उसको कवर करूं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. Please do like, share and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you.